अभी हम बात कर रहे हैं, ये जो हमने पीएसएम पहले पढ़ा था, प्रोसेस सेफ्टी मैनेजमेंट, तो उसका इंपॉर्टेंस क्या है। तो हमने जो भी इंसिडेंट स्टडी किए थे, जो डिजास्टर स्टडी किए थे, वहां से हमको पता चला था कि जो मेजर कंटेमिनेंट का लॉस है ये बहुत ज्यादा है, स्पेशली केमिकल इंडस्ट्रीज में, जहां पे हाईली हजार्डस केमिकल यूज होते हैं और जिसकी वजह से बहुत भीषण अपघात होने के चांसेस। क्योंकि ये जो भीषण अपघात है जिसकी वजह से हमने देखा था कि भोपाल गैस ट्रेजेडी में भी 3000 प्लस डेथ्स हो चुके हैं और ऐसे बहुत सारे इंसिडेंट्स है जहां पे फैटलिटीज हुई। तो इसका इम्पैक्ट सिर्फ इंडस्ट्री या एम्प्लॉयर या एम्प्लॉयज या वर्कर पे ही नहीं, तो उसके जो सराउंडिंग है, जैसे हमने भोपाल में ही देखा, तो भोपाल सिटी पे उसका पूरा इफेक्ट था। तो ये सबसे इम्पोर्टेंट बात थी कि ऐसे जो इफेक्ट्स है, ऐसे जो हजार्ड्स है, इसकी जो सिवेरिटीज है, इसको आपको पढ़ना चाहिए और उसके बाद में ही उसको आप कंट्रोल कर सकते हैं। तो ये पीएसएम, प्रोसेस सेफ्टी मैनेजमेंट का ये सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि आपको हाईली हजार्डस केमिकल्स के डिटेल पढ़ना है और जिसकी वजह से आपके मेजर एक्सीडेंट्स या कैटास्ट्रॉफ्स जिसको हम कहते हैं, ये आप कंट्रोल कर सकते हैं या फिर आपको इसकी वजह से जो भी पब्लिक है उनको प्रोटेक्ट कर सकते हैं। तो ये अलग अलग जो केमिकल की वजह से कुछ इम्पैक्ट हो सकते हैं एनवायरनमेंट पे या कंपनीज में, वो आपको बचाना है। ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है पीएसएम का। अभी ये जो पीएसएम सिस्टम का मेन फाउंडेशन क्या है, जैसे हमने बात की थी कि ये स्टार्टिंग में पीएसएम फॉर हजार्डस केमिकल्स आया था 1990 में, उसके बाद में 1992 फेब में प्योरली पीएसएम आया और जो ओशा के अंडर था यूएसए में, और जिसका मेन जो पॉइंट था कि आपको वर्कफोर्स को बचाना है, आपको एम्प्लॉयज को बचाना है, आपके विजिटर्स को भी बचाना है। तो जो भी कंपनीज के जो भी एलिमेंट्स आएंगे सभी को बचाना है। तो उसमें उन्होंने मेन पॉइंट रखा था कि ये जो पीएसएम है, तो इसमें 4 थीम्स आएंगे। तो फर्स्ट थीम जो है कमिटमेंट। कमिटमेंट किसकी? कमिटमेंट ऑफ मैनेजमेंट एंड कॉर्पोरेट ऑब्जेक्टिव्स टू पीएसएम। तो ये मैनेजमेंट, जो टॉप मैनेजमेंट हम जिसको बोलेंगे, तो यहाँ पे मैनेजिंग डायरेक्टर आ सकते हैं, जनरल मैनेजर आ सकते हैं, ओनर्स भी आ सकते हैं, पार्टनर्स भी आ सकते हैं। तो जो भी ये मैनेजमेंट के मेंबर्स रहेंगे या कॉर्पोरेट के मेंबर्स रहेंगे, उनके ऑब्जेक्टिव्स पीएसएम ओरिएंटेड डिसाइड करना और उस हिसाब से फिर अलग अलग कमिटमेंट फाइनलाइज करना, ये सबसे पहली बात है। क्योंकि अगर आपने कितना भी स्टडी कर लिया, आपने कुछ उस पर कंक्लूजन भी ला लिया, लेकिन जो फाइनेंशियल सपोर्ट है, जो मोटिवेशनल सपोर्ट से, ये सिर्फ टॉप मैनेजमेंट से ही आएगा। अगर आपकी टॉप मैनेजमेंट आपको सपोर्ट करती है, आपको कमिटमेंट देती है, तो ही ये पीएसएम सक्सेस हो सकता है। तो ये सबसे पहला थीम है। दूसरा जो है हजार्ड असेसमेंट। तो हमने प्रोसेस हजार्ड एनालिसिस के बारे में बात की थी, यानी कि पीएचए टेक्निक, उसमें अलग अलग मेथड्स है। आप जो भी टेक्निक्स अडॉप्ट करेंगे अप्रोप्रिएट, उस टेक्निक से अगर आपको वो प्रोसेस का ओवरऑल नॉलेज, थरो नॉलेज, डिटेल में अगर नॉलेज मिलता है, और जिसके बेसिस पे आप अलग अलग हजार्ड्स आइडेंटिफाई करते हैं और वो हजार्ड्स के अलग अलग लेवल्स, उसका मैनेजमेंट, उसका असेसमेंट करते हैं, तो ये सेकंड इंपॉर्टेंट थीम है। तो पीएसएम में आपको कमिटमेंट के बाद इंपॉर्टेंस देना है हजार्ड असेसमेंट के लिए। और थर्ड है रिस्क असेसमेंट और मैनेजमेंट। तो ये जो हजार्ड्स आपने आइडेंटिफाई किए हैं, उसके बेसिस पे आपके रिस्क के लेवल डिसाइड होंगे और ये रिस्क के बेसिस पे आपको अलग अलग टेक्निक्स या टैक्टिक्स एडॉप्ट करनी पड़ेगी, जिसके बेसिस पे ये अलग अलग रिस्क जो है आप उसको कंट्रोल कर सकते हैं। तो इसमें भी जो मेजर इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये रिस्क कंट्रोल करने के लिए जो भी मेथड्स है, ये भी आपको टॉप लेवल मैनेजमेंट से सैंक्शन करना पड़ेगा। उसके अलावा जो है कंटिन्यूअल इंप्रूवमेंट, ये फोर्थ थीम और एलिमेंट है जिसके बेसिस पे ये पीएसएम है। तो अगर आपने टॉप मैनेजमेंट ने कमिटमेंट दे दिए कि हम आपको ये सपोर्ट करेंगे, इसके लिए फाइनेंशियल सपोर्ट करेंगे, इसके लिए मोटिवेशनल सपोर्ट करेंगे, जो भी है,
उसके बाद में फिर आपने जो भी एक्सपर्ट टीम बनाई, जो भी मेंबर्स उसमें रहेंगे, अगर वो टीम ने आपके हजार्ड असेसमेंट डिटेल में कर लिए, रिस्क मैनेजमेंट के लिए टैक्टिक्स या टेक्निक्स ढूंढ लिए, और उसके बाद में आपका ओवरऑल हजार्ड्स जो मिनिमाइज हो सकता था आपने कर लिया, तो उसके बाद में भी आपको कंटिन्यूअल इंप्रूवमेंट करना है। तो ये कंटिन्यूअल इंप्रूवमेंट का मीनिंग क्या है कि आपने जो भी अभी तक कंट्रोल किया है उसके बाद भी आपको स्टडी करना है, उसके बाद में भी आपको ये कमेंट्समेंट फॉलो करना है, उसके बाद में भी आपको हजार्ड आइडेंटिफाई करना है, उसके बाद में भी आपको रिस्क मैनेजमेंट का स्टडी करना है। ये क्यों करना है? क्योंकि जो भी पॉइंट्स अभी तक 100% आप मिनिमाइज नहीं कर पाए हैं, जहां पे आपके पास एक्सपर्टाइज नहीं है, कॉम्पिटेंसी नहीं है, वहां पे आपको काम करना पड़ेगा। तो जब तक आपको लगता नहीं है कि ये टोटल जो केमिकल्स है या फिर जो प्रोसेस है या पैरामीटर्स है, इसमें मैं अभी पूर्ण तरह से संपन्न नहीं हुआ या मेरे पास अभी ये 100% क्षमता नहीं है, तब तक ये कंटिन्यूअल इंप्रूवमेंट कंटिन्यू चलता ही रहेगा। तो आप अलग अलग, जैसे अगर हाई रिस्क पे है कोई प्रोसेस, आपने उसको मीडियम रिस्क पे ला लिया, तो आपको कंटिन्यूअल इंप्रूवमेंट में उसको टारगेट रखना है कि इसको लो रिस्क में लाना है। अगर आपने उसको लो रिस्क पे भी ला लिया, तो अभी टारगेट रखना है इसको 0% रिस्क पे काम करना है। तो ये है कंटिन्यूअल इंप्रूवमेंट। तो ये पीएसएम में आपको कमिटमेंट, हजार्ड असेसमेंट, रिस्क मैनेजमेंट और कंटिन्यूअल इंप्रूवमेंट, ये अलग अलग थीम्स पे आपको मेजर काम करना है। तो अभी जो हमने बात की थी कि ओशा के अंडर जो यूएस एक फेडरल एजेंसी है और सीएफआर 1910.119 के अंडर जो पीएसएम फॉलो हुआ था, फाइनलाइज हुआ था, तो उसमें एलिमेंट्स थे 14। तो ये 14 एलिमेंट्स क्या है? इसमें फर्स्ट एलिमेंट है प्रोसेस सेफ्टी इंफॉर्मेशन। तो जो भी प्रोसेस होगी उसके ओरिएंटेड सेफ्टी फोकस करके जो भी इंफॉर्मेशन रहेगी, तो उसको पहले ध्यान में रखना है। यानी कि जैसे अभी आपको बॉयलर मालूम है, लेकिन बॉयलर का प्रिंसिपल, मैकेनिज्म, उसका डिटेल, थिकनेस वगैरह आपको वो नहीं देखना है। तो सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू बॉयलर में आपको प्रेशर सबसे मेन पॉइंट है, तो प्रेशर के रिलेटेड यहाँ पे उसका डिजाइन है या नहीं, उसका सेफ्टी डिजाइन किया गया है कि नहीं, उसका जो ऑपरेटिंग प्रेशर है उसको ध्यान में रखा गया है कि नहीं, उसके हिसाब से उसका थिकनेस फाइनलाइज किया है कि नहीं, या फिर जो प्रेशर के ओरिएंटेड जो सेफ्टी वॉल्स है वो सेफ्टी वॉल्स पे काम किया है कि नहीं। जैसे कि अभी डेड वेट सेफ्टी वॉल है, या फिर रैम्स बॉटम सेफ्टी वॉल है, यानी कि स्प्रिंग लोडेड सेफ्टी वॉल, या लीवर के सेफ्टी वॉल, या फिर आपने फ्यूजिबल प्लग यूज किया है या नहीं, या फिर आपने टेम्परेचर गेज, प्रेशर गेज, लेवल इंडिकेटर्स, ऐसे बहुत सारे अलग अलग माउंटिंग और एक्सेसरीज जो है वो आपने फाइनलाइज किया कि नहीं। तो ये सभी बातें जो सेफ्टी ओरिएंटेड है, ऐसे अलग अलग इक्विपमेंट्स की अलग अलग डिटेल प्रोसेस में आपको स्टडी करना है। तो ये मैंने सिर्फ एक एग्जांपल दिया था जो सिंपल बॉयलर का था, लेकिन अगर आपके प्रोसेस में ही केमिकल्स के रिलेटेड कुछ इश्यूज है, तो केमिकल्स का भी डिटेल में आपको सेफ्टी इंफॉर्मेशन वहां पे फाइंड आउट करना है। फिर दूसरा एलिमेंट है प्रोसेस हजार्ड एनालिसिस। तो हमने अलग अलग मेथड्स के बारे में बात की थी जो पीएचए के अंडर है। तो ये पीएचए में जो भी अप्रोप्रिएट मेथड होगी उस हिसाब से आपको हजार्ड एनालिसिस करना है। उसके बाद में था ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स। तो ऑपरेशंस में केमिकल इंडस्ट्रीज में नॉर्मली आपको प्रेशर पे ध्यान रखना है, टेम्परेचर पे ध्यान रखना है, फ्लो रेट पे ध्यान रखना है और लेवल्स पे ध्यान रखना है। तो ये जो ऑपरेटिंग पैरामीटर जिसको हम कहेंगे, ये ऑपरेटिंग पैरामीटर्स की जो डिटेल्स है, ये उसकी जो प्रोसीजर्स है, जैसे वहां पे प्रोसेस फ्लो शीट रहती है या फिर ब्लॉक डायग्राम्स रहती है, प्रोसेस एंड इंस्ट्रूमेंटेशन डायग्राम रहती है, जहां से आपको पता चलता है कि रॉ मटेरियल टू प्रोडक्ट ये कैसे वर्कआउट होता है और अलग अलग पैरामीटर से कैसे वर्कआउट होता है। तो ये ऑपरेटिंग के डिटेल्स आपको यहाँ पे इंफॉर्मेशन लेनी है। उसके अलावा जो ट्रेनिंग्स है, तो यहाँ पे अलग अलग ट्रेनिंग्स हो सकती है, इंडक्शन ट्रेनिंग भी होगी, सेफ्टी रिलेटेड ट्रेनिंग होगी, मॉक ड्रिल भी हो सकती है, ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स ओरिएंटेड ट्रेनिंग हो सकती है, या फिर स्पेसिफिक जो पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट है उसके ओरिएंटेड ट्रेनिंग हो सकती है। इन केस ऑफ फायर अगर कैच होता है, एक्सप्लोजन होता है, या इवैक्यूएशन करने की अगर नौबत आती है, या फिर रन अवे रिएक्शन प्रोसेस आती है, तो उसके लिए भी ट्रेनिंग अलग अलग हो सकती है। तो बहुत सारे ट्रेनिंग जो है, तो ये आपको वर्कआउट करना पड़ेगा कि ट्रेनिंग यहाँ पे क्या लेना चाहिए, उसका ड्यूरेशन क्या होना चाहिए,
और पार्टिसिपेंट्स कौन टारगेट होने चाहिए। उसके अलावा जो कॉन्ट्रैक्टर सब कॉन्ट्रैक्टर्स रहते हैं, तो कॉन्ट्रैक्टर्स को भी ये डिटेल में ओवरऑल इंडस्ट्री का नॉलेज होना चाहिए, और उसमें जो हजार्ड्स आइडेंटिफाई किए, उसमें जो रिस्क आइडेंटिफाई किए, और उसके ओरिएंटेड जो कंट्रोलिंग मैकेनिज्म है उसको मैनेज कैसे करना है, उसके ओरिएंटेड भी आपको कॉन्ट्रैक्टर्स को डिटेल इंफॉर्मेशन देनी चाहिए, और उसी हिसाब से वो कॉन्ट्रैक्टर फाइनल होना चाहिए। उसके अलावा जो है मैकेनिकल इंटीग्रिटी, तो मैकेनिकल ओरिएंटेड जो भी प्रोसेसेस, पैरामीटर्स, इक्विपमेंट्स है, उसके रिलेटेड भी इंफॉर्मेशन आपको पता करनी है ओवरऑल इंडस्ट्री की। उसके अलावा स्पेसिफिक फोकस है हॉट वर्क पे, तो जैसे हमने बात की थी अभी बॉयलर की, तो बॉयलर के लिए स्टीम जनरेशन करना पड़ता है, उसके लिए आपको फर्नेस यूज करना पड़ता है। तो बहुत सारे इंडस्ट्रीज में ये फर्नेस बॉयलर सिस्टम रहता है। उसके अलावा कहीं पे आपको हॉट ट्रीटमेंट देना पड़ता है, कहीं पे आपको, जैसे हमने अगर एग्जांपल देखे स्टील इंडस्ट्रीज में, या फिर कहीं पे फाउंड्रीज के एग्जांपल अगर आप देखेंगे, और कहीं पे रिक्वायरमेंट आपको हायर टेम्परेचर पे भी रहेगी, तो ये जो भी हॉट वर्क है उसके रिलेटेड डिटेल इंफॉर्मेशन आपको कलेक्ट करना है। उसके अलावा है मैनेजमेंट ऑफ चेंज, एमओसी, तो ये एमओसी भी आपको यहाँ पे स्टडी करना है और उसका डिटेल रिपोर्ट बनाना है। फिर अगर पहले ही कुछ इंसिडेंट्स ऑलरेडी हो चुके हैं तो उसका इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट, और उससे आपको क्या सीख मिलती है वो भी आपको ध्यान में रखना है। उसके अलावा है कंप्लायंस ऑडिट्स, तो जो भी कंप्लायंस रहेंगे रूल्स एंड रेगुलेशन के हिसाब से, अभी यहाँ पे हम पीएसएम की बात कर रहे हैं तो ये ओशा के अंडर आता है। यूएसए में जो भी रूल्स एंड रेगुलेशन है उसका कंप्लायंस है, आपकी कंट्रीज के लिए अलग अलग कंप्लायंस हो सकते हैं। उसके अलावा है ट्रेड सीक्रेट्स, अगर यहाँ पे कुछ ट्रेड सीक्रेट्स है तो उसका डिटेल इंफॉर्मेशन आपको निकालना है, उस पर रिसर्च करना है, लेकिन ये पब्लिश करना है या नहीं ये कंपनीज डिसाइड करेगा। उसके अलावा है एम्प्लॉयज का पार्टिसिपेशन, तो अलग अलग जो ट्रेनिंग्स रहेंगे, अलग अलग जो कॉम्पिटिशन्स रहेंगे, अलग अलग यहाँ पे मॉक ड्रिल्स रहेंगे, तो उसमें एम्प्लॉय कितना पार्टिसिपेट करता है, अगर वो कम करता है तो उसको मोटिवेट कैसे करना चाहिए, उसको अलग अलग तरीके से इंस्पायर कैसे करना है, ये भी आपको सोचना है। उसके अलावा है PSSR यानी कि प्री स्टार्टअप सेफ्टी रिव्यू, तो सेफ्टी ओरिएंटेड जो भी यहाँ पे रिव्यूज आते हैं ये इनिशियल लेवल पे आपको काम करना है। तो कोई भी इंडस्ट्री, कोई भी प्रोसेस, कोई भी इक्विपमेंट स्टार्ट करने के लिए जो भी सेफ्टी ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स रहती है उसको भी आपको फॉलो करना है। और 14th एलिमेंट है इमरजेंसी प्लानिंग और रिस्पांस, तो नॉर्मली जैसे हम ऑन साइट इमरजेंसी प्लान, ऑफ साइट इमरजेंसी प्लान अलग अलग रूल्स एंड रेगुलेशंस के हिसाब से वर्कआउट करते हैं, वैसे यहाँ पे ये PSM के अंडर 14th एलिमेंट वहां पे दिया है। लेकिन ये एलिमेंट यहाँ पे स्पेसिफिकली केमिकल इंडस्ट्रीज जहाँ पे हजार्डस केमिकल्स यूटिलाइज होती है वहीं पे आपको ये प्लान करना है और रिस्पॉन्स फाइंड आउट करना है। तो ये इंपॉर्टेंट 14 एलिमेंट्स थे PSM के अंडर जो 1992 फेब में उन्होंने पब्लिश किए थे ओशा के अंडर। अभी जो दूसरा पॉइंट है जिसको हम कहते हैं CCPS RBPS यानी कि सेंटर फॉर केमिकल प्रोसेस सेफ्टी, ये काम कर रहा है AICH के अंडर यानी कि अमेरिकन इंस्टीट्यूट ऑफ केमिकल इंजीनियर्स। तो ये अमेरिकन इंस्टीट्यूट ऑफ केमिकल इंजीनियर्स ये जो ऑर्गेनाइजेशन है, ये ऑर्गेनाइजेशन के अंडर जो सेंटर है जिसको हम कहते हैं सेंटर फॉर केमिकल प्रोसेस सेफ्टी, तो उन्होंने ये 14 एलिमेंट के अलावा 20 एलिमेंट वाला RBPS सिस्टम तैयार किया है। RBPS यानी कि रिस्क बेस्ड प्रोसेस सेफ्टी, तो ये सिस्टम उन्होंने फाइंड आउट किया है। तो 14 एलिमेंट का नेक्स्ट वर्जन इसको कहा जाता है। तो 14 एलिमेंट्स जो थे उसमें कुछ जो भी लूप होल्स थे या कुछ माइक्रो लेवल पे उन्होंने स्टडी किया, और उसके बाद में उन्होंने AICH CCPS ने 20 एलिमेंट्स वाला RBPS बना दिया। तो इसका ये रेफरेंस बुक है, आप इसको डिटेल में पढ़ सकते हैं। तो ये 20 एलिमेंट्स जो बनाए हैं तो उसकी बुनियाद क्या है, उसका मेन इवोल्यूशन कैसे हुआ, यानी कि उसकी जो क्रमागत उन्नति है वो कैसे हुई। तो सबसे पहले उन्होंने सोचा था कि क्वेश्चन पूछा था खुद को, व्हाट शैल आई डू। तो जो भी अभी हमने केमिकल प्रोसेस के बारे में स्टडी की, केमिकल हजार्ड्स के बारे में स्टडी की, जो भी डिजास्टर स्टडी की है, तो उसके बेसिस पे ये खुद को पहला क्वेश्चन था AICH के मेंबर्स को, व्हाट शैल आई डू। तो अभी हम क्या कर सकते हैं, तो यहाँ पे उनका एक
मेन पहला आंसर था कि हम स्टैंडर्ड बेस्ड स्ट्रेटजी बना सकते हैं, क्योंकि कोई भी इंडस्ट्री, कोई भी फैक्ट्री अगर उसको ठीक से सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू चलाना है तो आपको कुछ ना कुछ स्टैंडर्ड्स मेंटेन करना पड़ेगा, क्योंकि जनरली जो भी फैक्ट्रीज या इंडस्ट्रीज रहती है वो रेगुलेशंस पहले फॉलो करती है और उसके बाद में जो भी ऑप्शनल थिंग्स रहेंगी उसको अडॉप्ट करती है। तो सबसे पहला उनका कंक्लूजन था कि स्टैंडर्ड्स आपको बनाना पड़ेगा, तो स्टैंडर्ड बेस्ड स्ट्रेटजी उन्होंने फाइनलाइज करने का फाइनल किया। उसके बाद में जो सेकंड क्वेश्चन था, व्हाट डू आई हैव टू डू, तो मुझे ये जो स्टैंडर्ड बेस्ड स्ट्रेटजी हमने फाइनलाइज करने का ठान लिया, उसके बाद में उनको कंपनीज को क्या कंपल्शन करना चाहिए, तो ये इसको कंप्लाई करना चाहिए। तो जो भी हम स्टैंडर्ड्स यहाँ पे बनाएंगे, ये स्टैंडर्ड्स को फॉलो करना है, इसको कंप्लाई करना है, यानी कि जो भी गाइडलाइंस ये स्टैंडर्ड्स में डिसाइड किए उसको फॉलो करना है। फिर थर्ड क्वेश्चन था, हाउ कैन आई इंप्रूव बेस्ड ऑन माई एक्सपीरियंस। तो अभी तक हमने 10 साल, 20 साल, 30 साल इंडस्ट्रीज चलाई है और गवर्नमेंट ने यूएसए के अलग अलग एजेंसीज थ्रू अलग अलग रूल्स एंड रेगुलेशन बनाए, कुछ स्टैंडर्ड्स बनाए हैं और अभी तक वो कंप्लाई हो रहे थे। फिर इसके बाद भी अभी क्या कंपलसरी करना है, तो कंटिन्यूअल इंप्रूवमेंट करना है, क्योंकि रूल्स एंड रेगुलेशन ऑलरेडी वहां पे फॉलो करने वाली इंडस्ट्रीज थी, यहाँ पे मैंडेटरी रेगुलेशंस भी थे, फेडरल एजेंसीज भी थी, फिर भी एक्सीडेंट हो रहे थे। तो इसका इंपॉर्टेंट रीजन था कि अगर प्रोसेस में कुछ मॉडिफिकेशन हुआ है, अगर कुछ केमिकल में मॉडिफिकेशन हुआ है, या फिर उसकी जो भी मेन डिजाइन था स्टार्टिंग में, वो डिजाइन एस्पेक्ट्स जो था अगर उसमें कुछ चेंजेस हो गए तो सेफ्टी एस्पेक्ट्स भी चेंज हो जाते हैं। इसकी वजह से आपको कंटिन्यूअल इंप्रूवमेंट करना पड़ेगा, कंटिन्यूअसली इंस्पेक्शन करना पड़ेगा, कंटिन्यूअसली इस पे हजार्ड आइडेंटिफिकेशन, रिस्क असेसमेंट, ये सभी चीजें आपको कंटिन्यूअस बेसिस पे करना पड़ेगी। तो यहाँ पे ये पॉइंट आया कि कंटिन्यूअल इंप्रूवमेंट बेस्ड स्ट्रेटजीज भी आपको एडॉप्ट करने पड़ेगी। और उसके बाद में फिर आया, हाउ कैन आई बेटर मैनेज रिस्क। तो ये होने के बाद भी यहाँ पे कुछ ना कुछ रिस्क लेवल रहता ही है, भले वो लो रिस्क लेवल रहो, मीडियम रिस्क या हाई रिस्क। तो यहाँ पे रिस्क बेस्ड स्ट्रेटजीज आपको आइडेंटिफाई करना है। तो ये मेन अलग अलग 4 स्ट्रेटजीज जो डिसाइड किया है AICHE के अंडर CCPS ने, उसको बोलेंगे हम RBPS सिस्टम, यानी कि रिस्क बेस्ड प्रोसेस सेफ्टी सिस्टम। तो ये सिस्टम जो ये पर्टिकुलर इवैल्यूएशन थ्रू आ गया और उसके बेस पे उन्होंने डिसाइड कर लिया कि आपको अलग अलग एलिमेंट्स फाइंड आउट करना है। तो ये एलिमेंट्स फाइनलाइज करने के पहले उन्होंने क्लियर कर लिया कि व्हाट कैन गो रॉन्ग। तो जो भी इंडस्ट्रीज है, जो भी प्रोसेस है, तो वहां पे मैक्सिमम क्या हो सकता है इसके बारे में उन्होंने चेक कर लिया। इसका मतलब क्या है कि वो जो इंडस्ट्रीज है, वो इंडस्ट्री का उन्होंने पोटेंशियल चेक कर लिया कि अगर ये इंडस्ट्रीज में फायर कैच होता है या फिर एक्सप्लोजन होता है या फिर कोई इक्विपमेंट का फेलियर होता है या प्रोसेस का फेलियर होता है, तो मैक्सिमम क्या हो सकता है। तो ये मैक्सिमम क्या हो सकता है ये पहले उन्होंने फाइंड आउट कर लिया। फिर ये जो मैक्सिमम हो सकता है, अगर फायर हो सकता है, इलेक्ट्रिकल हजार्ड हो सकता है, शॉर्ट सर्किट हो सकता है, एक्सप्लोजन हो सकता है, तो उसकी सिवियरिटी कितनी रहेगी। सिवियरिटी का मतलब क्या है कि इसका इम्पैक्ट सिर्फ वो डिपार्टमेंट में होगा, वो पर्टिकुलर सेक्शन पे होगा, वो पर्टिकुलर इक्विपमेंट और उसके नियर बाय वर्कर्स पे ही होगा, या फिर टोटल इंडस्ट्री पे होगा, या फिर इंडस्ट्री के नियर अबाउट जो अदर इंडस्ट्रीज रहेगी, या फिर स्कूल्स, हॉस्पिटल्स रहेंगे, या फिर कुछ रेसिडेंशियल एरिया हो सकता है, तो इस पे भी हो सकता है क्या। तो ये सिवियरिटी लेवल जो है, जो नॉर्मली हम लो लेवल या मीडियम लेवल या हाई रिस्क लेवल जो कहते हैं, वो भी आप चेक कर सकते हैं। तो इसमें भी अलग अलग फैक्टर्स रहते हैं, उसके कुछ फॉर्मूलेज भी है जिसके बेसिस पे आप सिवियरिटी भी फाइंड आउट कर सकते हैं। और इसके अलावा फिर इसका फ्रीक्वेंसी आपको फाइंड आउट करना है। अगर ये पोटेंशियल रिस्क हमने फाइंड आउट किया, ये हजार्ड फाइंड आउट किया, अगर हमने बताया कि यहाँ पे फायर होने के चांसेस है क्योंकि हम फ्लेमेबल केमिकल्स यूज कर रहे हैं, इसका हमने सिवियरिटी भी फाइंड आउट कर लिया है कि यहाँ पे ये फायर सिर्फ वो पर्टिकुलर जहाँ पे पाइपलाइन है, जहाँ पे स्टोरेज है, वहीं पे फायर कैच होने वाली, एक्सप्लोजन के चांसेस नहीं।
लेकिन ये फायर कैच होने के चांसेस कितने हैं? अगर आप साल में से उसको बोलेंगे कि ये 2 बार या 3 बार यहाँ पे हाई टेम्परेचर रहता है और समर सीजन में ये टेम्परेचर बढ़ता है, जिसकी वजह से यहाँ पे फायर के चांसेस है, तो फ्रीक्वेंसी भी आपको फाइंड आउट करनी है। तो ये जो मेन पीएसएम के बेसिस पे आरबीपीएस सिस्टम है, तो ये आरबीपीएस सिस्टम में आपको ये मेन 3 पैरामीटर्स चेक करने हैं कि एक्सीडेंट क्या हो सकता है, उसकी सिवियरिटी क्या हो सकती है और उसकी फ्रीक्वेंसी भी क्या हो सकती है। तो ये अंडरस्टैंडिंग कंप्लीट होने के बाद उन्होंने 20 एलिमेंट्स डिसाइड कर लिए। तो उसमें पहला एलिमेंट है प्रोसेस सेफ्टी कल्चर। तो ओवरऑल प्रोसेस सेफ्टी जो आपकी इंडस्ट्रीज में रहेगी, उसका कल्चर आपको डेवलप करना है और उसका मेंटेन करना है, क्योंकि आप सिर्फ पीपी आप एक दिन काम करेंगे पीपी पहन के और दूसरे दिन नहीं करेंगे तो उसको कल्चर कहा नहीं जाता। कल्चर का मतलब है कि आप पूरे साल में हर टाइम जब भी आप वो इक्विपमेंट यूज करेंगे, जब भी आप प्रोसेस फॉलो करेंगे, जब भी आप एंट्री करेंगे, एग्जिट करेंगे, वॉल क्लोज करेंगे, प्रोसेस बंद करेंगे, जो भी आपको मेंटेनेंस रिपेयर काम करना है, तो हर टाइम जो भी सेफ्टी ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स आपको बताई गई है उसको फॉलो करना, ये सेफ्टी कल्चर है। तो जो प्रोसेस सेफ्टी कल्चर, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट। सेकंड था कंप्लायंस विद स्टैंडर्ड्स। तो पहले भी हमने ये बात की, जो भी रूल्स एंड रेगुलेशन है उसको आपको कंप्लाई करना है, फॉलो करना है, जो भी स्टैंडर्ड्स उन्होंने बताए हैं उसको फॉलो करना है। तो यूएसए के हिसाब से अभी ये पहले ओशा के जो स्टैंडर्ड्स है वो फॉलो करना पड़ेंगे आपको। और थर्ड एलिमेंट था प्रोसेस सेफ्टी कॉम्पिटेंस। तो जो हम कहेंगे कि एक्सपर्टाइज, जब तक आपको वो पर्टिकुलर प्रोसेस में नहीं आता है, सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू नहीं आता है, तब तक आपको उसको डिटेल में काम करना पड़ेगा। जब आपको लगता है कि अभी मैं 100% एक्सपर्ट हो चुका हूं, अभी मुझे ये जो भी इक्विपमेंट रहेगा, जो भी प्रोसेस रहेगी, उसकी हैंडल करने के लिए वो जो पूर्ण पात्रता या क्षमता जो कहते हैं वो आ चुकी है, उसके बाद में भी आपको ये कंटिन्यूअल इंप्रूवमेंट के लिए काम करना है। फोर्थ एलिमेंट है उसमें वर्क फोर्स इन्वॉल्वमेंट। तो जो भी एम्प्लॉयज रहते हैं, जो भी वर्कर्स, हेल्पर, इंजीनियर्स, मैनेजर्स जो भी रहेंगे, ये टोटल वर्क फोर्स का अलग अलग इंटेंशन रहता है, अलग अलग ऑब्जेक्टिव्स रहते हैं, अलग अलग रिस्पॉन्सिबिलिटीज रहती है, अलग अलग अथॉरिटीज रहती है। उस हिसाब से उनको 100% डिवोशन से उसको काम करना है। उसके बाद में जो स्टेक होल्डर्स रहते हैं, तो आपके अगर कोई कॉन्ट्रैक्टर्स है, सब कॉन्ट्रैक्टर्स है, या फिर आपके जो एजेंसीज है, या फिर आपके जो कस्टमर्स है, कंज्यूमर्स है, तो जो भी स्टेक होल्डर्स रहेंगे वो स्टेक होल्डर्स तक आपको ये टोटल प्रोसेस सेफ्टी कल्चर जो है वो वहां तक पर्कुलेट करना है। उसके बाद में है प्रोसेस नॉलेज मैनेजमेंट। तो ये ओवरऑल प्रोसेस एग्जैक्टली क्या है, इसमें प्रोसेस में केमिकल्स कौन से यूज हो रहे हैं, इसमें अलग अलग इक्विपमेंट्स क्या है, अलग अलग पैरामीटर्स क्या है, अलग अलग हजार्ड्स क्या है, उसके रिस्क क्या है, ये सब डिटेल प्रोसेस का नॉलेज जो है ये आपको होना चाहिए। और उसके बाद में फिर आपको रिस्क कैसे रिडक्शन करना है, हजार्ड्स कैसे मिनिमाइज करना है, उसको मैनेज करने के लिए सोचना है। उसके बाद में जो है हीरा टेक्निक, जिसको हम नॉर्मली कहते हैं हजार्ड आइडेंटिफिकेशन एंड रिस्क असेसमेंट। तो हजार्ड आइडेंटिफाई करना है और रिस्क असेसमेंट आपको करना है। फिर 8th एलिमेंट है ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स। तो हमने पहले बात की थी, नॉर्मली इसको हम पहले एसओपी कहते थे, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स। अभी सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू भी आपको चेक करना है, इसलिए इसको सेफ्टी ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स भी कहते हैं। तो हर एक इक्विपमेंट्स ऑपरेट करने के लिए, या फिर नया इक्विपमेंट के लिए, या फिर जो रेगुलर प्रोसेस है उसके लिए एसओपीस ऑलरेडी एक्सपर्ट्स ने बनाए होते हैं और उसको आपको फॉलो करना है। फिर सेफ वर्क प्रैक्टिसेस है। तो जो भी आपको गाइडलाइंस दिए गए, जैसे हमने बताया कि अगर आप यहाँ पे हॉट वर्क है या फिर कोल्ड वर्क है, या वर्क एट हाइट है, या फिर वर्क इन कन्फाइंड स्पेस है, या फिर अलग अलग डेंजरस लोकेशंस पे वर्क आपको करना है, या फिर अलग अलग डेंजरस एनवायरनमेंट में वर्क करना है, तो आपको जो भी प्रैक्टिसेस यहाँ पे बोली गई है उसको आपको फॉलो करना पड़ेगा। जैसे अगर ऑक्सीजन डिफिशिएंट एटमॉस्फेयर है तो आपको सेल्फ कंटेन ब्रीथिंग एपरेटस या एयर प्यूरिफाइड रेस्पिरेटर्स ये यूज करना ही पड़ेगा, या फिर आपको वर्क परमिट लेना ही पड़ेगा, इसके अलावा आपको ये अलाउ नहीं करना चाहिए। उसके बाद में है 10th एलिमेंट एसेट इंटीग्रिटी एंड रिलायबिलिटी। तो जो भी एसेट्स है आपके, जो भी मटेरियल्स है, जो भी इक्विपमेंट्स है, जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर है, तो उसकी इंटीग्रिटी और रिलायबिलिटी भी आपको मालूम होनी चाहिए। जैसे आज की डेट में
जो भी मैक्सिमम ऑपरेशंस या प्रोसेस है वो डीसीएस सिस्टम, स्काडा सिस्टम यानी कि कंप्यूटराइज्ड बेस्ड सिस्टम्स रहते हैं। तो आप मॉनिटर पे ही देख के वहां से पता कर लेते हैं कि यहाँ पे जो लेवल है, जो प्रेशर है, जो टेम्परेचर है, फ्लो रेट है, या फिर जो वॉल का ओपनिंग है, ये अलग अलग सिमुलेटर्स थ्रू आप यहाँ से देख भी सकते हैं, उसको कंट्रोल भी कर सकते हैं। तो ये अगर आप इक्विपमेंट यूज कर रहे हैं, ये आप डिजाइन यूज कर रहे हैं, ये आप सॉफ्टवेयर यूज कर रहे हैं या सिमुलेशन यूज कर रहे हैं, तो उसकी रिलायबिलिटी भी आपको चेक करना चाहिए, क्योंकि आप उस पर 100% रिलाय नहीं हो सकते। उसके अलावा है कॉन्ट्रैक्टर मैनेजमेंट। तो ये हमने पहले ही कहा था कि हर एक कॉन्ट्रैक्टर, सब कॉन्ट्रैक्टर और जो भी वहां पे कॉन्ट्रैक्टर का पर्सन आएगा, वो हर एक पर्सन को डिटेल यहाँ का नॉलेज चाहिए, प्रोसेस के बारे में, हजार्ड्स के बारे में, रिस्क के बारे में, और जो भी एसओपीज है वो एसओपीज के बारे में। उसके अलावा है ट्रेनिंग एंड परफॉर्मेंस एश्योरेंस। तो ये अलग अलग ट्रेनिंग्स के बारे में हमने बात की थी, अलग अलग परफॉर्मेंस के बारे में बात की थी। तो इसका एश्योरेंस आपको देखना है, और उसमें अगर उसके बेसिस पे कुछ मॉडिफिकेशन अगर आपको करना है ट्रेनिंग्स में, तो ट्रेनिंग्स में भी आप मॉडिफिकेशन कर सकते हैं। उसके बाद में है एमओसी, मैनेजमेंट ऑफ चेंज। ये पहले ही 14 एलिमेंट्स में भी ये एलिमेंट था। उसके बाद में ऑपरेशनल रेडीनेस। तो जो भी आपको ऑपरेशन करना है, भले ये वो हीट ट्रीटमेंट ऑपरेशन रहो, भले वो एक डिस्टिलेशन ऑपरेशन रहो, भले वो एब्जॉर्प्शन प्रोसेस रहो, जो भी ऑपरेशन होगा उसका रेडीनेस आपको क्लियर होना चाहिए। यानी कि ये ऑपरेशन स्टार्ट करने के पहले जो भी आपको पैरामीटर्स चेक करना है, जो भी वॉल्स या इंस्ट्रूमेंट चेक करना है, प्रेशर गेज चेक करना है, टेम्परेचर गेज चेक करना है, कंट्रोलिंग टेक्निक चेक करना है, तो ये टोटल आपको चेक करने के बाद ही आपको ग्रीन सिग्नल बताना है, और वहां पे आप बता सकते हैं कि ये ऑपरेशन अभी आप स्टार्ट कर सकते हैं। तो इसको हम ऑपरेशनल रेडीनेस कहते हैं। उसके अलावा है 15th एलिमेंट, कंडक्ट ऑफ ऑपरेशन। तो जो भी ऑपरेशन रहेगा वो यूनिट ऑपरेशन रहो या केमिकल प्रोसेस रहो, यूनिट प्रोसेस रहो, तो उसका कंडक्शन के लिए जो भी एक पर्टिकुलर सीक्वेंस रहता है, उस सीक्वेंस के हिसाब से, वो क्वांटिटी के हिसाब से आपको फॉलो करना है। फिर 16th एलिमेंट है इमरजेंसी मैनेजमेंट, जिसके बारे में हमने पहले ही बात की थी कि ऑनलाइन इमरजेंसी रहो या ऑफलाइन इमरजेंसीज रहो, तो ये इमरजेंसीज के लिए आपके पास प्लान आपको बनाना है। उसके अलावा है इंसिडेंट इन्वेस्टिगेशन। अगर इनकेस इंसिडेंट होता है, एक्सीडेंट होता है, तो उसका डिटेल इन्वेस्टिगेशन आपको करना है, और जो भी इन्वेस्टिगेशन का रिपोर्ट आएगा, कंक्लूजन आएगा, वो रिपोर्ट्स के कंक्लूजन्स या पॉइंट्स जो है आपको शेयर करने हैं, जिसका मेन इंटेंशन रहेगा कि ये ऐसे इंसिडेंट जो है वो रिपीट नहीं होना चाहिए। फिर उसके अलावा 18th एलिमेंट है मेजरमेंट एंड मैट्रिक्स। तो जो भी मेजरिंग पैरामीटर्स है, जैसे हमने पहली बात की थी, प्रेशर है, टेम्परेचर है, फ्लो रेट है, लेवल है, तो ये सब मेजरिंग डिवाइसेस, मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स, और उसके जो अलग अलग इंस्ट्रूमेंट्स और कंट्रोलिंग पैरामीटर्स रहते हैं, वो उसको भी आपको डिटेल में स्टडी करना है, चेक करना है, और उसका जो कैलिब्रेशन रहता है वो कैलिब्रेशन भी आपको 2 times इन ईयर और एटलीस्ट 1 time इन ईयर आपको रेगुलरली करना है। उसके बाद में जो ऑडिटिंग रहता है, इसमें भी इंटरनल ऑडिट रहेगा या फिर एक्सटर्नल ऑडिट रहेगा, थर्ड पार्टी ऑडिट रहेगा, सेफ्टी ऑडिट रहेगा। तो ये ऑडिटिंग का मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, उद्देश्य क्या है, कि जो भी इंस्पेक्शन होगा ये हम खुद करेंगे। आपके पॉइंट्स क्या आते हैं, फिर थर्ड पार्टी जब आता है, या फिर गवर्नमेंट एजेंसी जब आती है, गवर्नमेंट रिप्रेजेंटेटिव जब आता है, या फिर एक्सपर्टाइज जब आते हैं, तो अलग अलग पर्संस के अलग अलग पर्सपेक्टिव रहेंगे। तो उसके जो व्यूज रहेंगे, वो व्यूज के हिसाब से अगर आपके प्रोसेस में कुछ मॉडिफिकेशन, रेक्टिफिकेशन करना है, तो वो आप कर सकते हैं। तो ये ऑडिटिंग का मेन टारगेट रहेगा। और फिर 20th एलिमेंट है मैनेजमेंट का रिव्यू। तो जो भी आपने 19 एलिमेंट्स फॉलो किए हैं, उसके बाद में उसका जो कंक्लूजन है, ये मैनेजमेंट को सबमिट किया जाएगा, और फिर मैनेजमेंट वो रिव्यू करेगा, और उसके बेसिस पे नेक्स्ट स्ट्रेटजी कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट के लिए वो फाइनलाइज करेंगे। तो ये ओवरऑल 20 एलिमेंट्स थे आरबीपीएस सिस्टम की, यानी कि रिस्क बेस्ड प्रोसेस सेफ्टी मैनेजमेंट की। तो ये जो ओवरऑल सिस्टम है सीसीपीएस एआईसीएच के अंडर आरबीपीएस सिस्टम्स, तो ये पिक्टोरियल पॉइंट ऑफ व्यू दिखाया गया कि यहाँ पे ये 20 एलिमेंट्स हैं, जिसके बेसिस पे ये पीएसएम है। और ये 20 एलिमेंट जो है, जिसको हमने पहले बताया था कि ये इसका जो थीम है या फाउंडेशन है, ये 4 एलिमेंट है,
जो कमिटमेंट है, फिर हजार्ड आइडेंटिफिकेशन, रिस्क असेसमेंट है, फिर मैनेजिंग टू द रिस्क एंड लर्न फ्रॉम द एक्सपीरियंसेस। तो ये मेन फाउंडेशन है। ये जो थीम्स है या फाउंडेशन है उसके बेसिस पे ये अलग अलग एलिमेंट्स यहाँ पे फाइनलाइज हुए। जैसे यहाँ पे अभी ये कमिटमेंट था तो इसमें 5 एलिमेंट डिसाइड हुए, हीरा के अंदर 2 एलिमेंट डिसाइड हुए, रिस्क मैनेजमेंट के लिए अलग अलग एलिमेंट्स डिसाइड हुए, और लर्निंग और कंटिन्यूअल इंप्रूवमेंट के लिए 4 एलिमेंट डिसाइड हुए। तो ये ऐसे अगर टोटल एलिमेंट्स देखेंगे आप तो ये 20 एलिमेंट्स और 4 थीम है जो आरबीपीएस सिस्टम में एआईसीएच के सीसीपीएस में। अभी इंडिया में ये पीएसएम जो है उसका क्या वेटेज है। जैसे अगर हमने स्टडी किया है तो प्रोसेस सेफ्टी मैनेजमेंट ये ओशा के अंडर है, ये जो फेडरल एजेंसी है यूएसए की। तो यूएसए में ये मैंडेटरी है, लेकिन अगर इंडिया की हम बात करेंगे या अदर कंट्रीज की बात करेंगे इनको ये मैंडेटरी नहीं है, इनको ये ऑप्शनल है। लेकिन ये पीएसएम प्रोएक्टिव सिस्टम है, प्रोएक्टिव अप्रोच की बेसिस पे चलता है। इसी वजह से इंडिया में भी बहुत सारे कंपनीज, स्पेशली जहाँ पे केमिकल इंडस्ट्रीज या हाईली हजार्डस केमिकल्स हैंडल होते, स्टोर होते या मैन्युफैक्चर होते, ऐसे बहुत सारे इंडस्ट्रीज ने ये 14 एलिमेंट्स वाला जो पीएसएम है ओशा का, या फिर 20 एलिमेंट्स वाला जो आरबीपीएस सिस्टम है एआईसीएस की सीसीपीएस के बेसिस पे वो उन्होंने अडॉप्ट किया है। तो ये इवन मैंडेटरी नहीं है, ये कंपलसरी नहीं है, फिर भी बहुत सारे कंपनीज ने अडॉप्ट किया है कि उसका अप्रोच और उसके जो एलिमेंट्स है वो हजार्डस केमिकल इंडस्ट्रीज के लिए बहुत अच्छे हैं, तो जिसकी वजह से अच्छे आउटपुट आते हैं।